हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और आज हम देखने वाले हैं 12th बाय आप लोग केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखेंगे और फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखेंगे, उसका मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेकआउट करके देख सकते हैं। आपको किस प्रकार से क्लास 12th केमिस्ट्री की कॉपी लिखना है इसी वीडियो में जानेंगे, और क्लास 12th फिजिक्स पे कैसे लिखें उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया, जाके वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, अभी तक अपने चैनल एसके स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये पेपर रहेगा आपका केमिस्ट्री का और ये आपकी बोर्ड की कॉपी है। इस बोर्ड की कॉपी पे पूरा का पूरा सोल्यूशन है, हल है, और देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से आपको क्लास 12th केमिस्ट्री की कॉपी लिखे, ताकि 70 में से 65 नंबर तो एग्जामिनर दे ही दे। 70 नंबर का पेपर रहता है, आप लोग पूरा पूरा लिख कर आते हैं, लेकिन आपको किस प्रकार से लिखना है कि भाई साहब 70 में 65 ना 65 तो 55 नंबर मिल ही जाए। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है यार। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। ये नहीं कि आप आधे ही वीडियो देखिए और आधा छोड़ के आप चले जाइए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें 100% मैंने वैल्यू डाला है, और ये वैल्यूएबल जो वीडियो है ना, आप इसको देख कर ही जाइएगा। पेपर से पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आप पेपर देने जाइएगा, ताकि अच्छे से आप लोग लिख कर आएँ। आपको रिएक्शन कैसे देना है, फिगर अगर है तो उसको कैसे बनाना है, कोई न्यूमेरिकल है तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड की, और यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना रहेगा अंकों में, और यहाँ पे जो अनुक्रमांक रोल नंबर भरना रहेगा वो शब्दों में भरना रहेगा। यहाँ पर आपको अंकों में भरना है और यहाँ पर आपको शब्दों में भरना रहेगा। यहाँ पे विषय एवं प्रश्न पत्र, तो विषय जो भी रहेगा, रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान। फिर प्रश्न पत्र केवल है, क्योंकि एक ही पेपर होता है तो केवल लिखेंगे। और प्रश्न पत्र पर अंकी संकेतांक, अब ये अंकी संकेतांक कहाँ पे है तो 347 GN यहाँ पे है, तो इसको फिल कर देंगे। और ये जो पेपर है ये आपका जीजे है, 347 मैंने जीजे लिया है, तो आपको यहाँ पे जीजे भरना है। कौन सा भरना है? जीजे आप लोग को फिल कर देना है। उसके बाद परीक्षा का दिन आपका शुक्रवार रहेगा तो शुक्रवार डाल देंगे। परीक्षा की तिथि जो भी रहेगा आपका, जिस दिन है वो तिथि डाल देंगे। 1 मार्च को है तो 1 मार्च, 4 मार्च तो 4 मार्च, हाँ 2023। पाली आपकी सेकंड पाली होती है तो द्वितीय लिख देंगे। केंद्र का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना है। साथ ही साथ मैं इसका सॉल्व भी करवा दूंगा इसी वीडियो में। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। सबसे बड़ी गलती क्या किया है आपको नहीं करना है। इन्होंने देखिए कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डाला, इन्होंने कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डाला। ये मैंने एक बच्चे से कॉपी लिखवाया है, इसलिए लिखवाया है ताकि आपको वो चीज़ें पता चल सके। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अच्छे से क्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। क्या डाल देना है? प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहाँ पे फिल कर देना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा, आपको पहला है तो यहाँ पे पहला डाल देना है। इस प्रकार यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या को जरूर से ज़रूर डालें। बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं। वो जाएंगे एग्ज़ाम की कॉपी पाएंगे, वो कर डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालिए, उसके बाद आंसर देना शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या ना डालें। प्रश्नोत्तर संख्या डालने से ये रहेगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा जो है इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। अब एक सवाल आपका और रहता है, सर क्या अगर यहाँ पे जो लिखा गया है पहला, तो मैंने यहाँ पे बच्चे ने पहला नहीं डाला था, मैंने डाल दिया आपको सिखाने के लिए कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या पहला आपको भर देना है। अगर हम लोग पेपर की बात करें तो आपको पता होगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। 3 घंटे पेपर सॉल्व, 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, कुल मिला के ये टोटल आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। तो आपका सबसे पहला सवाल होता है, सर क्या यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है खटकोणी
आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। क्या हम इसी को यहाँ पे उतार देंगे तो हमारा नंबर कटेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। आप इसको हूबहू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आंसर जरूर देना है, क्योंकि एग्जामिनर को यह भी बताना है कि भाई साहब मैंने आंसर भी दिया है और इसको भी उतारा है, मैंने कॉपी भी भरा है। कॉपी भरने का नंबर भी एग्जाम में मिलता है। ये नहीं कि आप 2 पेज में आंसर दे के चले आए, 70 में 70 करके आगे कहें कि सर मैं तो 70 में 70 किया था और 2 पेज में मैंने कॉपी पूरा सॉल्व कर दिया, तो क्या आपको पूरा नंबर मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसका क्वेश्चन लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो वो भी सही है। क का पहला क्या है आपका? CDS। क्या यहाँ पे? CDS, ठीक है ना। यानी कि NaCl तथा कॉपर के क्रिस्टल जो घनीय होते हैं और CDS जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टल घट कोणीय होती हैं, ठीक है ना, घट कोणीय होती हैं। और यहाँ पे जो NaCl है और क्या है आपका? कॉपर है। NaCl और जो कॉपर होते हैं ये इसके क्या होते हैं? इसके जो क्रिस्टल होते हैं घनीय होते हैं, लेकिन जो CDS होता है इसका क्या होता है? खटकोणीय आद्य क्रिस्टल होता है। तो इसका आप पहला वाला लगा देंगे। उसके बाद ख वाला, यहाँ पे ख वाला देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, प्रकाशिक घूर्णन है या परासरण दाब है। तो ख का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो एक परासरण दाब होता है यह क्या होता है? परासरण दाब आपका क्या होता है? यह एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है। परासरण दाब क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म है। जबकि श्यानता और पृष्ठ तनाव किसी तरल पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। पृष्ठ तनाव और श्यानता क्या है? पृष्ठ तनाव और जो श्यानता है ये दोनों के दोनों किसी भी तरल के अभिलाक्षणिक गुण हैं कि भाई जल में, तरल में श्यानता का गुण पाया जाता है और पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। लेकिन जो परासरण दाब होता है यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला। लेकिन देखिए जो बच्चा है वो श्यानता लगाया है, ये क्या किया है? गलत आंसर लिखा है, इसलिए इसका नंबर कट जाएगा। आपको राइट आंसर ही देना है। तो इसमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? परासरण दाब, श्यानता और पृष्ठ तनाव ये तो तरल के गुणधर्म है, ये तो तरल के क्या है? गुणधर्म है। लेकिन अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? तरल का परासरण दाब होता है। ग है यहाँ पे कौन निम्नलिखित में से कौन शून्य कोट की अभिक्रिया है? शून्य कोट की इसमें अभिक्रिया कौन सी है? तो जो शून्य कोट की अभिक्रिया है वो सी वाली है। कौन सी? आपकी सी वाली है। HCl। HCl क्या है आपका? शून्य कोट की अभिक्रिया है। यह एक क्या अभिक्रिया क्या है? शून्य कोट की। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने थर्ड वाला लगाया है H2 + Cl2। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे HV है तो इन्होंने HI लगाया। ऐसे आपको गलती नहीं करना है, यहाँ पे V भी लगाना है, HV लगाना है, 2HCl लिखना है। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और ये बच्चे गलती करते हैं कि भाई साहब कुछ छोड़ेंगे कुछ लिखेंगे, जल्दबाजी में ये सब गलती नहीं करना है। उसके बाद देखिए घ वाला है। यहाँ पे घ वाला क्या है? ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं? 1 2 3 4। तो जो ग्लूकोज होता है इसमें कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं? तो घ का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह तथा 4 द्वितीयक अल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं। बात समझना आप लोग। ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह पाया जाता है तथा 4 द्वितीयक अल्कोहलिक समूह पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ग्लूकोज में पाया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अंगा है। कौन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलो फॉर्म अभिक्रिया देता है? RCOCH3, RCOCl, RNH2, RNO2। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हैलो फॉर्म अभिक्रिया देता है? तो यहाँ पे अंगा का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा RCOCH3 प्रकार के सभी कार्बनिक यौगिक हैलो फॉर्म अभिक्रिया देते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। लेकिन बच्चे ने क्या लगाया? देखिए
RNO2 लगाया है, तो ये क्या लिखा है, ये गलत लिखा है। ये क्या लिखा है, गलत लिखा है, इसलिए इसको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए ये तो बच्चा यार नकल मार के आंसर दिया है, लेकिन आप लोगों को खुद से लिखना है। ये बच्चा गलत आंसर दिया है नकल मार के, लेकिन आपको सही आंसर लिखना है। यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, अगला वाला है च वाला, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपका आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्लियर है ना। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीनों के परीक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहाँ प्रयोग की जाती है, तो प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्लियर है। बच्चे ने इसका सही आंसर दिया, देखिए क्या दिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है। बस काम खत्म हुआ, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या कैसा शुरू होता है, यहाँ पे दूसरे की शुरुआत होती है। अब जब दूसरे की शुरुआत करेंगे तो बच्चा जो है, देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या वो लिखा ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या भी लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या भी लिखना है। इसलिए ऊपर क्या डालेंगे, यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। अब ये प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, तो ये है दूसरा। कौन सा है, दूसरा। और दूसरा का कौन सा है, क है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, आपको क डालना है, दूसरा का क डालना है, ठीक है ना। तभी आप लोगों को आंसर यहाँ से शुरू करना है देते हुए। और बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालेंगे, जल्दबाजी में वो आंसर देना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। जो ठोस होते हैं इसमें बिंदु दोष पाया जाता है और उसका प्रकार आपको उदाहरण सहित बताना है। तो भाई साहब ठोस में बिंदु दोष होता क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं बिंदु दोष क्या होता है। तो जालक बिंदु के चारों ओर, जालक बिंदु के चारों ओर परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में विलयन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। जालक बिंदु को चारों ओर परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में विलयन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोषों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिंदु दोष को कितने प्रकार में वर्गीकृत करते हैं, 3 प्रकार में। पहला स्टाइकियोमेट्री दोष, मैंने आज ही वीडियो बनाया है, स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है आप पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, स्टाइकियोमेट्री दोष। यदि किसी क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार की होती हैं कि इससे धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात वही रहता है जो कि आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है, अर्थात ऐसी अनियमितताएं जिनसे ठोस की स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होती है स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाते हैं। इन्हें आंतरिक दोष भी कहते हैं। हम लोग स्टाइकियोमेट्री दोष को क्या कहते हैं, आंतरिक दोष के भी नाम से जानते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं, देख लीजिए जरा आप लोग यहाँ पे। क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार के परिणाम स्वरूप धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसके आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। यह हो गया। अगला आपका जो यहाँ पे है दोष वो कौन सा था, अशुद्धता दोष। अब ये अशुद्धता दोष क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे। इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल के जालक में किसी परमाणु के स्थान पर या रिक्त अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित होता है। पहली स्थिति में हमें प्रतिस्थापित ठोस विलयन प्राप्त होता है, जबकि दूसरी स्थिति में हमें अंतराकाशीय ठोस विलयन प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अशुद्धता दोष कहते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज डिफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद
प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख है। ख क्या कहलाया है? परासरण तथा विसरण में उदाहरण सही समझाइए। अब देखिए जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं आपको किस प्रकार से लिखना है, जब तक इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए यार वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो जब आप इसका आंसर दें तो यहाँ पे आप ख लिखिए, डायरेक्ट आंसर दीजिए, या फिर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा पहले हीडिंग डाल दिए थे, तो इस प्रकार अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो क ख ग सॉल्व करते हुए चले जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लू पेन से क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है परासरण तथा विसरण क्रिया में अंतर। अब एक तरफ आपको परासरण क्रिया और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है? विसरण क्रिया लिखना है। अब परासरण क्रिया क्या होती है आप लोग लिख दीजिए, और विसरण, और बीच में एक ब्लैक पेन से आप डाल देंगे तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि हाँ यार इन्होंने अंतर लिखा है। तो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, लेकिन विसरण में इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, जस्ट विपरीत होता है। परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं, लेकिन विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। इसमें एक दिशा में, इसमें चारों दिशा में होते हैं। परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं, इसमें कम सांद्र विलयन से कहाँ पे जा रहे हैं? अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं, किसमें? परासरण क्रिया में। लेकिन विसरण क्रिया में विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, किसमें? विसरण की क्रिया में। इसके बाद परासरण क्रिया क्या होती है? परासरण क्रिया केवल अवस्था में होती है, लेकिन विसरण क्रिया ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होता है। विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस किसी में भी होगी। परासरण की क्रिया केवल और केवल आपकी जो परासरण की क्रिया होती है यह किस में होती है? यह केवल जैसे सोडियम क्लोराइड में हमारे परासरण की क्रिया होती है, ये उदाहरण हो गया। और विसरण का क्या हो जाएगा? पोटेशियम पर मैंगनेट का जल में मिश्रण जो होता है, ये विसरण क्रिया क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। इसको इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। ग वाला यहाँ पे है विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में क्या उत्पन्न करना है आपको? अंतर यहाँ पे आपको बताना है कि भाई साहब मोलर चालकता क्या होती है और विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता इन्होंने अलग अलग लिखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? एक में अच्छे तरीके से लिखा है, मतलब इन्होंने मिक्स कर दिया है कुल मिला के, ये समझ के चलिए। लेकिन आपको जिस प्रकार मैंने अभी ये देखे हैं इसी प्रकार से इसको भी आपको लिखना है, तभी आपको 2 का 2 नंबर मिलेगा। इसलिए आप इस प्रकार से बिल्कुल भी गलती ना करें, ऐसी आपको गलती नहीं करनी, ना ही आपको इस प्रकार से लिखना है, बल्कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको उस प्रकार से लिखना था। उसके बाद घ वाला क्वेश्चन, यहाँ पे घ क्वेश्चन क्या जरा देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक के एक एक उदाहरण से समझाइए। इन्होंने घ लिखा है, आप प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का घ लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी लिख देंगे उत्तर, तो नंबर नहीं काटेगी एग्जामिनर, याद रखिएगा। मैं सारे वे में आपको बताऊंगा, एक ही बोर्ड की कॉपी नहीं, कम से कम 10 बोर्ड की कॉपी पे मैं पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग अगर पिछले साल के क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, और आपको कोई अन्य चीज़ यार पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जितना हम यहाँ पे बता रहे हैं केवल आप इतना ही आप पढ़ लीजिए, काम खत्म। तो द्रव स्नेही कोलाइड के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम या शून्य होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के कणों पर एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है ना? तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम होती है यानी शून्य होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के कणों पर निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। क्लियर है? बस काम खत्म। उसके बाद इसका उदाहरण लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उदाहरण क्या है? गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण हैं, जबकि सल्फर और सोनासील आदि द्रव विरोधी कोलाइड के क्या है? उदाहरण हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा था, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे जब आपका प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा शुरू होगा, थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं है, तो आप लोग जब प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा शुरू हो तो यहाँ पे क्या करेंगे?
आपको यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। क्लियर है ना? प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा आपको डालना है। इस प्रकार से अगर डालेंगे ना तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देगा। ये बच्चा देखिए कितनी गलती किया, ये बच्चा प्रश्नोत्तर संख्या डाला ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है ना? आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से आप लोग इसका आंसर देते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना? देख लीजिए। उसके बाद चलिए आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं आपका। देखिए, अब देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा है। प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का ख क्या है? चौथा का ख है टिंडल प्रभाव और विद्युत कण संचलन। अब देखिएगा, मैं अब एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बात समझिए, मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा। टिंडल प्रभाव पूछा है और विद्युत कण संचलन पूछा है। अब ये कितने नंबर का है? तो ये 3 नंबर का है। कितने नंबर का है आपका? 3 नंबर का है। तो अगर आपको इसका चित्र बनाना आ रहा है तो आप बेझिझक चित्र भी बनाइए। चित्र बनाने से क्या होता है? एग्जामिनर नंबर पूरा देता है। चित्र पर आपका 100% श्योर है, 100% गारंटी है नंबर मिलने का। तो जितना हो सके आप लोगों को चित्र भी बनाना है। ठीक है? विद्युत कण संचलन है और टिंडल प्रभाव है। तो देखिए ये बच्चा क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये टिंडल प्रभाव के बारे में लिखा है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है थोड़ा आपको मैं बता दूं, इसी प्रकार से क्लियर भी हो जाएगा। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे टिंडल प्रभाव कहा गया। अतः कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। इसे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। जो प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहते हैं इंग्लिश भाषा में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। अब देखिए ये बच्चा क्या किया है, इसका बढ़िया एकदम फिगर भी बनाया है कि किस प्रकार टिंडल प्रभाव होता है। इस पर क्या होता है, एग्जामिनर उसका नंबर देगा, साथ ही साथ चित्र का नंबर दे देता है। चित्र पर नंबर कभी नहीं करता। तो अगर जितना हो सके कोशिश यही रहना चाहिए कि आपको चित्र भी बनाना सीख लीजिए। मान लीजिए नहीं आता तो आप बनाना सीख लीजिए। उसके बाद विद्युत कण संचलन। अब विद्युत कण संचलन क्या होता है? देखिए बच्चे ने लिखा है कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइड कणों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन की घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। कोलाइडी कणों की कैथोड की युग की ओर गति को धड़ कण संचलन कहते हैं तथा एनोड की ओर गति को ऋण कण संचलन कहा जाता है। जब कोलाइडी के कण कैथोड की ओर जाएंगे तो उसे हम लोग धन कण संचलन कहते हैं, और जब एनोड की ओर गति करेंगे कोलाइड के कण तो उसे हम लोग ऋण कण संचलन कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने पॉइंट में लिखा है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं और ये कैथोड की ओर गति करते हैं। इसकी सहायता से कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर आवेश का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ धनात्मक एक एनोड और एक कैथोड लगाया गया है और यहाँ पे देखिए कण अभिगमन कर रहे हैं। तो एग्जामिनर जब आप चित्र बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करता है, तो इसलिए आपको चित्र भी देना है। उसके बाद देखिए जो बच्चा है इन्होंने क्या किया है, एमीन के बारे में बताया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ग का, एमीन किन्हें कहते हैं? प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीयक एमीनों के उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चा जो है एमीन के बारे में लिखा है कि वे यौगिक जिसमें NH2 क्रियात्मक समूह होता है उसे एमीन कहते हैं। अब ये प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन एक R समूह से जुड़ा होता है, द्वितीयक एमीन R समूह N समूह से जुड़े होते हैं, और तृतीयक में 3R समूह, इसमें 2R समूह होता है, 2R समूह N से जुड़े होते हैं और इसमें 3R समूह N से जुड़े होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन से, यहाँ देखिए एक R है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए 3 है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है।
तो आप इस प्रकार से भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर पूरा देगा, काटेगा नहीं। उसके बाद आप कोशिश करें जहां पर संभव हो सके आप लोग रिएक्शन दीजिए। हालांकि इसका मैं फुल सोल्यूशन वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। आप देखिए इसी प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना है। जितना इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया कि आपको किस प्रकार से लिखना है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जहाँ पे अगर रिएक्शन देना है वहाँ पे आप लोग रिएक्शन जरूर दें, क्योंकि आप सीधा देखिए पेपर में बोला गया है कि जहाँ आवश्यक हो वहाँ पे रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ पे आपके लिए आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या देना है, रिएक्शन देना है। क्वेश्चन पूछा गया था आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कॉपर प्रवाहित करते हैं। तो भाई साहब उसका आप क्या करिए, आप लोग रिएक्शन दीजिए। तो यहाँ पे ये बच्चा रिएक्शन दिया है। उसके बाद फिनॉल की ठंडे तथा तन HNO3 के साथ क्रिया कराते तब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चा रिएक्शन दिया है, तो आपको रिएक्शन भी देना है, ठीक है ना। रिएक्शन देंगे तो रिएक्शन पर आपको क्या मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी देना है, ठीक है ना। आप कोशिश करिए बेहतर से बेहतर लिखने का। जितना आप बेहतर से बेहतर रिएक्शन दे के लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको एग्जामिनर नंबर देगा। आपको प्रश्नोत्तर प्रॉपर डालना है। और एक चीज़ और, पेन का यूज केवल ब्लैक पेन का यूज करना है और किसी भी पेन का यूज मत कीजिए। ब्लैक पेन और ब्लू पेन दो ही पेन का यूज करिएगा। काली और नीली पेन का ही यूज करिए, ना ही लाल पेन का यूज करिएगा, ना ही आप लोग हरी पेन का यूज कीजिएगा, न ही येलो। मतलब केवल ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें कि पूरा आंसर दीजिए, पॉइंट में करके आंसर दीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, अगले वाले का आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए, लेकिन कॉपी को भर के आइए। जब आप कॉपी को भर के आएंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। एग्जामिनर भी चाहता है कि यार हम बच्चे को पास कर दें। जब बच्चा कुछ लिखा रहेगा तभी तो एग्जामिनर बच्चे को पास करेगा। पता लगा कि आप कुछ लिखे ही नहीं हैं तो एग्जामिनर भाई कहाँ से आपको पास कर देगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग कॉपी को पूरा का पूरा भर कर ही आए, ठीक है ना। और यार ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया कि आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, आप देख लिए होंगे। सो यार वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, जाके वहाँ से आप केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।